क्लास 10th के सभी बच्चों का एक बार फिर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है अपवर्तनांक। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, उससे हम कैसे निकालते हैं, और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, इसके आधार पर कौन सा माध्यम सघन कहलाता है, कौन सा माध्यम विरल कहलाता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपवर्तनांक का टॉपिक इंग्लिश होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th के सभी बच्चे इसको जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए तो शुरू करते हैं। अपवर्तनांक क्या होगा किसी माध्यम का? देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश की चाल की, प्रकाश के चाल की, तो प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। हर माध्यम में समान नहीं होती है, हर माध्यम में अलग अलग चाल से चलता है। तो प्रकाश की चाल अगर देखें तो ठोस माध्यम में सबसे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है द्रव माध्यम में, और उससे ज़्यादा होता है गैस माध्यम में, और गैस से भी थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा होता है निर्वात में। यानी तो गैस और निर्वात में लगभग हम बराबर मान के चल लेते हैं, काम चल जाता है हमारा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गैस या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ माध्यमों में हम याद रख लें हमारी सुविधा के लिए, जैसे अगर ठोस में हम ले लेते हैं कांच, क्या लेते हैं? कांच। द्रव में हम ले लेते हैं जल यानी पानी, और निर्वात बाकी रहेगा ही। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, जल में जो प्रकाश की चाल होती है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, इन तीनों को हमें याद रखना चाहिए। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर कांच में प्रकाश की चाल की बात करें तो ये होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तीनों माध्यमों में आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? ये प्रकाश की चाल होता है। अब मान लो कोई माध्यम हमने ले लिया, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ होगी। तो जब निर्वात में प्रकाश की चाल के साथ किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो उसी अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। यानी किसी माध्यम का अगर हमें अपवर्तनांक निकालना है, माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो यह अपवर्तनांक हम म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग यहाँ म्यू लिखेंगे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। उसी माध्यम में प्रकाश की चाल लेना है, माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए, हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट सी लिख सकते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, ये बात हो गया माध्यम का अपवर्तनांक, हमने शुद्ध देख ली, ठीक। इसका क्या मात्रक क्या होगा? तो कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा। तो जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह से पूरी तरह से अंक है, सिर्फ अंक है ये, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अब अगर मान लेते हैं हम दो माध्यम के अपवर्तनांकों का अनुपात लेते हैं, दो माध्यम के अपवर्तनांकों का अनुपात लें अगर, तब क्या आएगा, इस बात को समझें। इधर हम लिखते हैं दो माध्यम ले लें, उनके अपवर्तनांकों का अनुपात ले लें। चलिए, अगर हम एक ले लें, पहला माध्यम, माध्यम 1 और माध्यम 2, ठीक। दो माध्यम हमारे पास हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं v2 है। तो इसके अपवर्तनांक को अगर हम μ1 लिखें तो μ1 बराबर क्या होगा? सूत्र के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल तो c और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v1। दूसरे माध्यम के लिए हो जाएगा अपवर्तनांक μ2 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल v2। अगर अब इन दोनों का अनुपात लें, μ1 में μ2 का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा c बटे v1 और यह हो जाएगा c बटे v2। यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा v2 बटे v1।
V2 बट्टे क्या हो जाएगा V1, यानी एक माध्यम और दूसरे माध्यम, दो माध्यमों के अपर्तनांकों का अनुपात देखें तो उनके उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। देखें 1 है तो इधर 2 होगा, इधर 2 है तो इधर 1 होगा, ठीक है। अब इसको कहते क्या हैं, जैसे अगर μ1 बटे μ2 लिखा, μ1 बटे μ2, μ1 क्या है पहले माध्यम का अपर्तनांक, μ2 क्या है दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, तो इसको हम कहते हैं, पढ़ते क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 बटे μ2। चलें, तो इसको हमने कहा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। एक चीज़ और, अगर किसी माध्यम का अपर्तनांक हम वायु के सापेक्ष देख लें, किसके सापेक्ष देख लेते हैं, वायु के सापेक्ष, यानी किसी भी माध्यम का अपर्तनांक अगर हम म्यू लिखें और नीचे किसका ले लें, वायु का ले लें, यानी अपर्तनांक ले लें किसका, वायु का, तो ये जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपर्तनांक, या सीधी सी भाषा में अपवर्तनांक बोल देते हैं। किसी भी माध्यम का अपर्तनांक किसके सापेक्ष निकालना है हम लोग, वायु के सापेक्ष, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, उस माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक, या आसान भाषा में सीधी भाषा में सीधे सीधे कह सकते हैं उस माध्यम का अपर्तनांक कहलाता है। क्योंकि वायु का जो अपर्तनांक होता है वो 1 होता है, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधा म्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक कैसे लिखेंगे, μ1 बटे μ2, जिसके सापेक्ष चाहिए उसको क्या कर देंगे, नीचे भाग कर देंगे, जिसके सापेक्ष चाहिए उसको नीचे भाग कर देंगे। चलिए, तो हमने यह माध्यम का अपर्तनांक देख लिया। अब जो हमने ऊपर चाल याद कराया या लिखाया कि इसका इन चाल होती है, इस आधार पे हम तीनों माध्यमों का अपर्तनांक निकाल सकते हैं, ठीक है। वायु का भी निकालेंगे, वायु का, उसके बाद जल का और कांच का। तो चलिए हम एक एक को निकालते हैं। अगर वायु का अपर्तनांक निकालें, वायु का अपवर्तनांक तो क्या आएगा, अगर हम इसको म्यू से लिख रहे हैं तो म्यू ए से एयर हो गया वायु, ये निकालें तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल, क्योंकि माध्यम नीचे माध्यम होता है तो माध्यम वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल भी लगभग उतनी ही मानी जाती है, दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, तो वायु का अपर्तनांक हो गया 1। फिर अगला हम निकालेंगे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक अगर निकालेंगे तो म्यू, जल के लिए वाटर, μw लिख लिया, इसका निकालेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸, 10⁸ निपट जाएगा, यहाँ आएगा 3 / 2.25, 100 से गुणा कर दे, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 225, इसमें भाग दे देंगे, या मैं 25 से काट दें दोनों को, तो 25 छक्का 300, गलत हो गया, 25 से करना 25 बच जाएगा 5, हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, तो 12 बार में चल जाएगा। और नीचे इसको काट देंगे, 25 चौके 100, 25 8 200, 25 9 225, चलें 12/9, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 चौके 12 और 3 3 9, यानी 4/3, 4/3 में अगर भाग दे देंगे, 4 में 3 से भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, 3 का नाम 3, एक हासिल आ जाएगा, नहीं 1.33 आता जाएगा ये, तो 4/3 या 1.33, ये अपर्तनांक याद रखेंगे आप, जल का होता है। चलें आगे हम बात करते हैं किसकी, कांच का अपर्तनांक देखते हैं, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, Ng से लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, Ng लिखेंगे, तो इसको निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई निर्वात में प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है कांच में, 2 × 10⁸, तो 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ निपट गया, 3/2 भाग देंगे तो 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। तो कांच का 1.5 या 3/2, जल का 1.33 या 4/3, और वायु का कितना हो जाता है 1। तो इस तरह से तीनों माध्यमों का अपर्तनांक हम लोग निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी भी माध्यम का अपर्तनांक पूछ सकता है, जिसका भी पूछेगा उसका चाल जरूर बताएगा कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, आपको दी जाएगी, निर्वात वाला याद रखना है, रख के सॉल्व कर देंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और यहाँ से समझ लें, ये भी पे आगे काम आएगा आगे के टॉपिक्स में। जिस माध्यम में प्रकाश, जैसे हम 2 माध्यम ले लें और दोनों माध्यमों में एक में प्रकाश की चाल थोड़ी सी ज़्यादा होगी, दूसरे में कम हो जाएगी, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे,
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, वह माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है वो? सघन माध्यम कहलाता है, डेंसर मीडियम कहलाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी अधिक होती है उसको हम कौन सा माध्यम कहते हैं? विरल माध्यम, रेरर मीडियम कहते हैं। तो सघन और विरल माध्यम आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें चाल कम वो सघन है, जिसमें चाल अधिक वो विरल है। तो अगर ठोस और द्रव मतलब कांच और जल दिया हो, पूछा जाए कौन सा सघन माध्यम है, तो उसके लिए देखें कांच में प्रकाश की चाल कम है इसलिए सघन हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। जल और गैस दिया हो, जल या निर्वात दिया हो तो जल सघन हो जाएगा, जो हमारा गैस होगा वो विरल हो जाएगा। कांच और गैस दिया गया हो तो गैस विरल है, कांच सघन है। ठीक, इस आधार पे हम देखें अगर तो अपर्तनांक के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कांच सघन था, जल विरल था, तो कांच का अपर्तनांक ज़्यादा आया और जल का कम आया। इसका मतलब सघन माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है, और विरल वाले का कम होता है। तो अपर्तनांक के पदों में भी याद रख सकते हैं, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इसका जो अपवर्तनांक होगा वह सघन की तुलना में कम हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक हमारा अपवर्तनांक के बारे में था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10 साइंस यूपी बोर्ड खोलें और सभी वीडियोस क्रम से जरूर देखें।